गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस ह्यूमन रेसेस पार्ट 2 में मानव प्रजातियों का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है, उसमें हम बात करेंगे कि जो ये मानव प्रजातियां हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि मानव प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। तो ये जो इनमें विभिन्न प्रजातियों में जो अंतर आते हैं, वो अंतर क्यों आते हैं, उन अंतरों के कारण क्या हैं, उन उन विभिन्नताओं के कारण क्या हैं, उसकी हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव प्रजातियों का उद्भव और विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर क्या विचार हैं। तो मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास की प्रक्रिया अत्यंत जटिल जटिल है। इसके बारे में हमारा ज्ञान भी बहुत सीमित है और विभिन्न मानव शास्त्री भी इस बात पर एकमत नहीं है कि ये विकास कैसे हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक है। तो क्रोबर ने कहा है कि हम मानव प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारकों के विषय में अत्यंत कम जानते हैं। ठीक है। और क्रोबर ये भी कहते हैं कि मानव प्रजातियों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हमें केवल एक या दो लक्षणों के आधार पर उसको विभिन्न प्रजाति में नहीं डालना चाहिए। अर्थात प्रजातिगत भिन्नता क्या होगी, या सबसे सबसे सही वर्गीकरण क्या होगा, जहाँ पर वर्गीकरण करते समय दो या दो से अधिक या अनेकों लक्षणों को आधार बना के आप उनमें परिवर्तन ढूंढो। ठीक है। तो क्रोबर ने कहा है कि हम मानव प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारकों के विषय में अत्यंत कम जानते हैं और प्रजातियों के इतिहास के संदर्भ में हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। देखो, यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जब किसी प्रदेश के वातावरण की दशाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो मानव क्या करता है, अनुकूलन के लिए अपनी शारीरिक रचना को भी परिवर्तित करता है। अपनी शारीरिक रचना को क्या करता है, परिवर्तित करता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं वो एक दूसरे से पृथक होती गई। मतलब उनमें अंतर जो है वो स्कोप जो है डिफरेंसेस का वो बढ़ता गया और इसी अंतर के वजह से क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां निर्मित हुई हैं। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि विश्व की 3 प्रधान प्रजातियां या प्राइमरी जो आपकी रेसेस हैं, उनके आधार उनसे ही बाद में अनेक प्रकार की प्रजातियां विकसित होती गई और वो आगे डिफ्यूज़ हुई या विस्तृत हुई। इनके लिए हम देखेंगे जो आपका टेलर का जो सिद्धांत दिया हुआ है प्रजातियों के लिए, उसको भी हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संसार के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं, उनको शारीरिक जो भिन्नताएं हैं, उनके जो बाहरी लक्षणों में भिन्नता होती है या पर्याप्त अंतर पाया जाता है, वो देश काल, ठीक है, स्पेस, टाइम और मानवीय कारकों के कारण कुछ पीढ़ियों के पश्चात उनमें परिवर्तन देखा जाता है। क्योंकि एक ही संतति है, उसमें ये परिवर्तन नहीं दिखेगा, 2-3 संतति या उसके बाद की संतति में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। क्रोबर के अनुसार अंतर प्रजाति विवाह, प्राकृतिक चयन और पर्यावरण आदि ऐसे तत्व हैं जो प्रजातियों के गुणों एवं शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इंटररेशियल मैरिज हो गई, मतलब इंटरमिक्सिंग हो गया, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन हो गया, या जो वातावरण है वो आपको क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसके वजह से भिन्न प्रजातियों का उत्पत्ति होती है, मतलब नई प्रजातियां बनती हैं। मानव प्रजातियों की शारीरिक रचना के बाहरी लक्षणों और विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, वो निम्न हैं। क्या क्या कारक हैं जिनको हम पढ़ेंगे? ये वो कारक हैं जिनके आधार पर प्रजातियां विकसित होती हैं, जो नई रेसेस हैं या जो रेसेस हैं वो विकसित हुई हैं। पहला है आपका ग्रंथिरस प्रभाव या हार्मोन्स का प्रभाव। दूसरा है प्राकृतिक वर्ण या जैविक परिवर्तन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन या बायोलॉजिकल चेंजेस। फिर है जलवायु परिवर्तन, ठीक है, मतलब आपका जो जलवायु है उसमें परिवर्तन हुआ, उसके वजह से नई प्रजातियों का विकास हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शारीरिक लक्षणों में इस प्रकार से परिवर्तन किया कि जो परिवर्तन थे उसको वो जहाँ पर निवास कर रही थी उसके आधार पर उसकी जो बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है वो हुआ, चेंज हुआ, और वो लक्षण बाद में वंशानुगत होते गए। तो जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु परिवर्तन ने इंड्यूस किया उसको शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए। उसके बाद में है आपका जोग्राफिकल और सोशल पृथकता, आइसोलेशन, ठीक है, ये देखेंगे हम इसका क्या कारण है। फिर है प्रजातियों का मिश्रण, इंटरमिक्सिंग ऑफ रेसेस या इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्रीड्स। तो ये कुछ कारक है जिसके आधार पर जो प्रभावित करते हैं नई
नई उसको प्रजातियों को। सबसे पहला है आपका ग्रंथिरस प्रभाव, या जिसको बोलते हैं हॉर्मोन्स का प्रभाव। ठीक है, तो मानव शास्त्रों के अनुसार सभी मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है। मानव शरीर में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं पृथक पृथक क्रियाएं करती हैं, जिससे इनमें भिन्नता आती है, ऐसा विचार है। तो हॉर्मोन्स की वजह से क्या होता है, और ये जो ग्रंथियां हैं आपकी, ये क्या स्रावित करती हैं, ये करती हैं आपका हॉर्मोन्स स्रावित करती हैं। इसके वजह से क्या होता है कि आपके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है। जैसे एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये क्या होता है, जब ये अधिक क्रियाशील होती है तो इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वो होता है पिट्यूटराइन। उसके वजह से क्या होता है, जो कोकेशियन प्रजाति है, इसको हम देखेंगे बाद में कोकेशियंस की विशेषताएं क्या होती हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जो कोकेशियन प्रजाति है ना, इसमें इस पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि की सक्रियता ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका कद ऊंचा होता है, इनका शरीर भारी होता है, इनकी भौहें अत्यधिक विकसित होती है और नाक इनका सुंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन से ये चीज़ें नियंत्रित होती है। इसके विपरीत क्या होता है, एक और ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि जो होती है, जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, वो जब निष्क्रिय हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो मंगोलियंस में कम सक्रिय होती है, जिसके कारण क्या होता है कि मंगोलियन प्रजाति के लोगों की नाक चपटी होती है, उनका चेहरा चपटा होता है और उनका माथा या फोरहेड है वो उभरा हुआ होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, जिसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके कारण क्या होता है, त्वचा के रंग में परिवर्तन देखा जाता है। और ये जो ग्रंथियां हैं ये अपने पर्यावरण द्वारा भी नियंत्रित होती हैं, या जो इन ग्रंथियों पर अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जलवायु परिवर्तन, जैसा कि हम नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे, कि जलवायु परिवर्तन भी इन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को कम या ज़्यादा करता है। इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो शरीर है उसके जो बाह्य लक्षण है उनमें परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, और ये विभिन्न जो परिवर्तन है यही आपको क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, मतलब एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग करते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रंथिरस प्रभाव। दूसरा है आपका प्राकृतिक वातावरण के वर्ण का सिद्धांत या जैविक परिवर्तनों का सिद्धांत। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन और बायोलॉजिकल चेंजेस क्या है, किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके जीन्स में पाए जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब क्या होता है, इन जेनेटिक करेक्टर्स में प्राकृतिक वातावरण द्वारा परिवर्तन होता है। और प्राकृतिक वातावरण द्वारा परिवर्तन क्या होता है कि जो मानव शरीर है वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है जो उसके लिए पॉजिटिव है, और जो उसके लिए निगेटिव या नकारात्मक है वो उनको छोड़ता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो चेंज है वो आपका ओवर द नेक्स्ट जनरेशन भी ट्रांसफर होता है, अर्थात ये वंशानुगत होता है। और ऐसा क्यों होता है, ये होता है नेचुरल सिलेक्शन के कारण, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। प्राकृतिक छांट या नेचुरल चॉइस या प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जो आपके इनके द्वारा क्या होता है कि जो जो परिवर्तन आपके लिए अच्छे होते हैं आप उनको सेलेक्ट कर लेते हो, और जो आपको एक्सटर्नलिटीज़ पहुंचाते हैं, नकारात्मक प्रभाव रूप से प्रभावित करते हैं, उन आपको छोड़ देते हो। इसका कारण क्या होता है, और इसकी वजह से इसका प्रमुख कारण क्या है, माइग्रेशन। क्या होता है कि मानव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो उसको मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो सरवाइव कर जाता है वो, मतलब प्रकृति से जो सरवाइव कर जाता है वो मतलब वो आगे चला जाता है, और जो लोग प्राकृतिक आपदाओं या बाधाओं को पार नहीं कर सकते वो आप क्या करते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो उनके जो कैरेक्टर्स थे जिनकी वजह से वो प्राकृतिक बाधाओं को पार नहीं कर पाए, तो वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन जो जाएगी वो आपकी इतनी कैपेबल होगी कि वो जो प्राकृतिक बाधाएं हैं उनको पार कर सके। अब इसके बाद क्या होता है कि एक लंबे टाइम तक जब ऐसा चलता रहता है तो उनके शारीरिक लक्षणों में वो परिवर्तन वंशानुगत हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक छांट या नेचुरल चॉइस या नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा परिवर्तन होता है, वो आपको थोड़े टाइम बाद में आपको दिखाई देते हैं, और वो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित होते हैं। तीसरा है कैरेक्टर आपका जलवायु, क्लाइमेट।
तो जलवायु का आप सिंपल सा एग्जांपल देखोगे कि जलवायु का मनुष्य की त्वचा के रंग पर प्रभाव देखा जाता है। श्याम जो वर्ण है, मतलब थोड़ा सा टैन जो है स्किनिंग में, वो उनकी जो त्वचा है, श्याम वर्ण की त्वचा धूप से शरीर की रक्षा करती है। इसीलिए क्या होता है कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं वहाँ पे जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी त्वचा का रंग थोड़ा सा काला हो जाता है। ठीक है। जो मानव शास्त्री हैं जैसे हेडन बोलते हैं कि जलवायु दशाओं का प्रभाव मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जर्म प्लाज्म पर भी होता है। अर्थात जलवायु क्या करती है, मानवीय शरीर के जर्म प्लाज्म को प्रभावित करती है। ठीक है। और इस वजह से जो ये कैरेक्टर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है। इसके अतिरिक्त जलवायु का जो प्रभाव है वो क्या किस पे होता है, आंखों की बनावट पर, आंखों की बनावट और उसके रंग पर। ठीक है। उनके बालों की संरचना पर, उनके बालों की रचना स्ट्रक्चर पे और उसकी आकृति पर, उसके सिर की आकृति पर, उसकी मुखाकृति पर आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये किसका कहना है, ये कहना है हेडन का। तो इस प्रकार जलवायु क्या करती है, मानव की जो शारीरिक भिन्नताएं हैं उनको प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ज्योग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन, भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य। मतलब कि देखो, पहले प्रारंभिक पुरापाषाण काल में जनसंख्या कम थी और अत्यंत दूर दूर क्षेत्रों में फैली हुई थी। ठीक है। और जहाँ की जलवायु दशाएं भी एक दूसरे से भिन्न थी। सपोज करो कि एक जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है या एग्लोमरेशन है, ठीक है, लोगों का समूह है, वो एक दूसरे कॉन्टिनेंट पे है और एक दूसरा दूसरे कॉन्टिनेंट पे है। दोनों में पर्याप्त रूप से वातावरण में दशाओं में भिन्नता है। ठीक है। साथ ही ये जो दो ग्रुप्स थे ना, कभी मिल नहीं पाते थे क्योंकि इनमें प्राकृतिक अवरोधक भी थी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाली प्रजातियों का परस्पर संपर्क नहीं होता था। ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि जो अलग अलग जगह पे विकसित हुई प्रजातियां, जो ह्यूमोसेपियंस अलग अलग जगह पे विकसित हुए, उनमें अलग अलग प्रकार के शारीरिक लक्षण प्राप्त हुए। इस वजह से क्या हुआ कि वो दोनों समूह एक दूसरे से पर्याप्त रूप से भिन्न होते हैं। तो भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य भी एक कारण है किसका, प्रजातियों के विकास का। देखो, दुर्गम पर्वतमालाओं, मरुस्थलों, सागरों, नदियों आदि द्वारा अलग अलग रहने वाली प्रजाति समूह में शारीरिक लक्षणों का विकास वहाँ की जलवायु और अन्य प्राकृतिक दशाओं से प्रभावित होता है और उसके आधार पर वो नई प्रजाति एक विकसित हुई है। अब पिछला जो सेंटेंस था उसमें हमने देखा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ऐसा ही होता है सामाजिक अलगाव। सामाजिक अलगाव का मतलब होगा कि सामाजिक रूप से भी वो समूह एक दूसरे से पृथक हैं। ठीक है। और इसके वजह से भी क्या हुआ, भिन्न शारीरिक लक्षणों का विकास संभव हुआ क्योंकि उनमें इंटरमिक्सिंग नहीं हुई। यदि वो इंटरमिक्सिंग हो जाती तो वो एक दो प्रजातियां विकसित नहीं हो पाती। वर्तमान में इसीलिए कहा जाता है कि कोई प्योर रेस है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा इंटरमिक्सिंग हो गई है कि जो रेस है वो मिश्रित हो गई है। प्योर रेस नहीं रही, शुद्ध प्रजाति नहीं है कोई भी। अब नेक्स्ट है आपका रेशियल मिक्सचर, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। तो ओवर द पीरियड क्या होता है कि प्राकृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से मानव समुदाय एक दूसरे के क्षेत्रों में आवागमन इनका होता है। मतलब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से मिलती है। क्यों मिलती है, प्राकृतिक कारण, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कारण, परिवहन का विकास हो गया। ठीक है। और बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होता है, प्रवास जो है वो बड़े पैमाने पर होता है। मानव प्रवास के कारण पृथक पृथक मानव प्रजातियों के स्त्री पुरुषों में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है। उनमें परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, जिससे क्या होता है, मिश्रित लक्षणों वाली संतानें उत्पन्न हुई। ठीक है। और दो विभिन्न प्रजातियों के स्त्री पुरुषों के संपर्क से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है और मिश्रित प्रजाति का विकास संभव होता है। इसीलिए प्योर जो रेस है उसका कॉन्सेप्ट अभी इतना नहीं रहा है। अब इसमें देख सकते हो कि अब अंतर्विवाह द्वारा जब दो प्रजातियां परस्पर मिश्रित होती हैं तो उनसे उत्पन्न संतति के अधिकांश प्रजातीय लक्षण मध्यवर्ती या मिश्रित प्रकृति के होते हैं। ठीक है। जो कालांतर में क्या होते हैं, स्थायी समुदाय का रूप ले लेते हैं। और जिनको क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं संपर्क समूह। अर्थात दो प्रकार की प्रजातियों के संपर्क से जो निर्मित समूह होगा वो कहलाएगा संपर्क समूह। इस प्रकार जो मूल यूरोपीय और जापानी है
मूल यूरोपीय तथा जापानी, यूरोपीय तथा अमेरिकी इंडियन, यूरोपीय और ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियों के मिश्रित लोग विश्व में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें इंटरब्रीडिंग हुई, उसकी वजह से नए जो प्रजातीय समूह है, जो नए जो संपर्क समूह है, उनका विकास हुआ। अब आप देखोगे कि साउथ अमेरिका में 3 फोल्ड है ऐसा, जिसमें 3 प्रजातियों का मिश्रण है, जिसमें क्या क्या है, निग्रो है, यूरोपियन है और अमेरिकन इंडियन है। तो ये आपके कुछ कारक हैं जो क्या करते हैं। ये जो कारक मैंने आपको बताया भी, ये कारक क्या हैं, ये जो 5 कारक हैं, ये 5 प्रमुख कारक हैं, ये किसी भी मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। एक बार फिर से को देख लेते हैं। पहला है हॉर्मोन्स का प्रभाव, दूसरा है प्राकृतिक वातावरण और जैविक परिवर्तन का प्रभाव, तीसरा है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, चौथा है भौगोलिक और सामाजिक पृथकता, और पांचवा है प्रजातियों का मिश्रण। तो इन प्रभावों की वजह से, इन कारकों की वजह से मानव प्रजातियों में जो आपको भिन्नता देखने को मिलती है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर हम करते हैं, वो हम इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।